नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है MNT क्लासेस में। आज फिर से थ्योरी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है IIT हेतु और किसी भी वैकेंसी हेतु जो कि टेक्निकल लाइन की है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क उच्च किया जा सकता है। मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क किससे उच्च किया जाता है, या जनरली अपन बोले तो उसमें जो अपन स्टार्टर जो लगाते हैं उसी से उसका टॉर्क उच्च होता है। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर प्रयोग में लेते हैं वो अपना ऑप्शन हो जाएगा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा और DOL, तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो होता है अपने 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। मतलब गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने हेतु इन सभी का प्रयोग करते हैं। DOL का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार, जो अपने को बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन। मतलब कि यह सीधी सी सप्लाई मोटर को दे देता है। और कई बार इसकी HP भी पूछेगा सवाल में। तो DOL स्टार्टर 3 HP से कम, स्टार डेल्टा 5 HP तक की मोटरों और ऑटो ट्रांसफार्मर 10 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने में प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का ये भी ध्यान रखना है कि इसमें स्लिप रिंग कितनी होती है, तो वो हमेशा 3 का मल्टीपल ही होगी। 3 का मल्टीपल मतलब कि 3 स्लिप रिंग हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 का मल्टीपल ही होगी। और इसमें रोटर की यदि पूछ ले तो कौन सा रोटर प्रयोग करते हैं, तो वाउंड रोटर इसमें प्रयोग करते हैं अपन। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में वाउंड रोटर, जबकि स्क्विरल केज मोटर में केज रोटर प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, शुरू में मोटर की स्लिप होती है। स्टार्टिंग में मोटर की स्लिप पूछी है, तो स्टार्टिंग में मोटर की स्लिप हमेशा इकाई होती है, सी ऑप्शन की ओर अपन जाएंगे। यदि प्रतिशत में पूछे तो 100%, क्योंकि स्लिप होता क्या, स्लिप होता है सिंक्रोनस गति और रोटर गति। मतलब कि स्टेटर गति और रोटर गति के बीच में जो अंतर आता है उसे ही अपन स्लिप कहते हैं। तो स्टार्टिंग में मोटर में ये इकाई होती है, या प्रतिशत में पूछे तो 100% होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिंक्रोनस मोटर की चाल बदल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर, जिसे तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, नाम से जानते हैं तुल्यकालिक मोटर के, सिंक्रोनस मोटर की चाल बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है आवृत्ति बदलकर, दूसरा भार बदलकर, तीसरा उत्तेजन बदलकर और चौथा शक्ति गुणांक बदलकर। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन आंसर पर जाएंगे ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन आवृत्ति बदलकर। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं F बराबर PN/120 ये होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर गति की पूछा है, गति के लिए, चाल के लिए पूछा है। तो चाल के लिए अपन फॉर्मूला रख लेंगे N बराबर P गुणा 120/F। तो गति जो है आवृत्ति बदलकर, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने पर गति पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। पोल्स की संख्या बढ़ाकर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो गति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित घरेलू उपसाधन में प्रयोग होती है। मतलब कि यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछा गया है। यूनिवर्सल मोटर किस में प्रयोग की जाती है, तो अपन प्रश्न में इसका आंसर ए होगा, खाद्य मिक्सर, जिसे अंग्रेजी में मिक्सी के नाम से अपन जानते हैं, तो उसी में प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अपने को पंखे में जो मोटर प्रयोग करते हैं वो स्थायी कैपेसिटर मोटर प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, औद्योगिक नियंत्रण परिपथों में कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। तो औद्योगिक नियंत्रण मतलब कि मोटरों में, उद्योगों में जो मोटरें प्रयोग होती हैं मैक्सिमम, उनमें उनको नियंत्रण हेतु कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, तो अपना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा SCR, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SCR क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। SCR की फुल फॉर्म कई बार पेपर में आ चुकी हैं, तो इसे भी याद रखें, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ध्यान रखें, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। अब इसमें और प्रश्न की यदि बात करें तो हमेशा एक दिशीय युक्ति है,
ये द्विदिशीय युक्ति नहीं है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। और पूछ ले यदि इसमें तो कितने टर्मिनलों के नाम कौन कौन से होते हैं, तो एनोड, कैथोड और गेट। एनोड, कैथोड और गेट 3 टर्मिनल SCR में होते हैं। यदि जंक्शन की बात करें तो 2 जंक्शन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजिस्टर एक चालित युक्ति है। मतलब कि ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है। ट्रांजिस्टर धारा चालित है, वोल्टेज चालित है, किसके चालित है? तो ट्रांजिस्टर हमेशा धारा चालित युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर हमेशा धारा चालित युक्ति होती है। इसमें टर्मिनलों की बात करें तो 3 टर्मिनल होते हैं। जंक्शन की बात करें तो 2 जंक्शन होते हैं। और ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो PNP और या फिर NPN प्रकार का। PNP या NPN प्रकार का। ट्रांजिस्टर नाम में ही है ट्रांस प्लस रजिस्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस का स्थानांतरण करने वाला। इसके टर्मिनलों के नाम पूछे जाए तो एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। कलेक्टर जो है एरिया में सबसे बड़ा भाग होता है। उत्सर्जक एमीटर होता है, बेस आधार प्रदान करता है, कलेक्टर संग्राहक जिसे कहते हैं अपन, ये संग्रहण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, AC 128 ट्रांजिस्टर में अक्सर ए क्या संकेत करता है? मतलब कि जो ये लिखी हुई है लाइन AC 128, इसमें ए जो है शुरुआती अक्षर, ये किसका द्योतक है? क्या सूचना दे रहा है अपने को? तो ए हमेशा स्टार्टिंग का ए जो है ये जर्मेनियम, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे अपन, जर्मेनियम को दर्शाता है। AC 128 ट्रांजिस्टर में ए जो संकेत करता है वो जर्मेनियम को दिखाता है। यदि यहीं पर बी आता तो उसको अपन सिलिकॉन से द्योतक करते। बी यदि आता तो सिलिकॉन से द्योतक करते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और मिलता जुलता आता है, BZ148। BZ148 में पूछ लिया जाता है कि Z क्या दर्शाता है? सेकंड अक्षर Z क्या दर्शाता है? तो Z यहाँ पर जीनर डायोड को दर्शा रहा है, जीनर डायोड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार संयोजित मोटर की लाइन धारा होती है। स्टार में जुड़ी है मोटर अपनी। 2 प्रकार का परिपथ अपन जानते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार में बात करें तो लाइन धारा जो है फेज धारा के बराबर होती है, IL बराबर IVH। मतलब कि जो लाइन धारा होगी वही फेज धारा होगी, इसमें धारा बराबर होती है। जबकि यही बात डेल्टा पर आए तो यहाँ पर वोल्टेज समान होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टार संयोजित मोटर की लाइन धारा जो कि फेज धारा के तुल्य होगी। बी ऑप्शन की ओर अपन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक 3 फेज प्रत्यावर्तक की प्रत्येक कुंडली में अंतर होता है। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 3 फेज अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक को कहते हैं अल्टरनेटर, उसकी कुंडली में, मतलब कि 3 कुंडलियाँ होगी, 3 फेज है तो उसमें कितना अंतर होता है, कितने डिग्री के अंतर पर, वैद्युतिक डिग्री के अंतर पर वो बंधी होती है तीनों कुंडली। तो 360 डिग्री टोटल यदि रोटेट करे तो, और यदि 3 फेज है तो 120 डिग्री का वैद्युतिक अंतर होता है। 120 डिग्री के अंतराल पर तीनों कुंडलियाँ बंधी होती हैं। यदि यही सिंगल फेज या 2 फेज में पूछ लिया जाता तो वहाँ पर 90 डिग्री का वैद्युतिक अंतर होता है, 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, एक 4 पोल वाले अल्टरनेटर के रोटर द्वारा एक चक्कर में वैद्युतिक डिग्री पास की जाती है। प्रश्न पूछना चाह रहा है पोल की संख्या अपने पास यदि 4 हो तो अल्टरनेटर के द्वारा एक चक्कर में कितने वैद्युतिक डिग्री का पास कर रहा है वो। तो इसके लिए फॉर्मूला अपने को याद रखना ज़रूरी है। यदि सीधा सा ही देखा जाए तो जितने पोल्स की संख्या होती है उसको 180 से गुणा कर देना है। 180 से जितने पोल्स की संख्या है उसको मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा 720 डिग्री। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 180 गुणा पोल्स, पोल्स की संख्या, कितने पोल्स की संख्या है। दूसरा फॉर्मूला भी अपने पास होता है, वो होता है 360 गुणा पोल्स के जोड़े। यहाँ पर जोड़े होते हैं,
कितने पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 4 पोल, तो 4 पोल 2 के 2 पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर 360 को 2 से गुना करने पर भी वही आंसर आएगा। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा 720 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक 6 पोल वाला प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम पर घूर्णन कर रहा है, इसका प्रति साइकिल सेकंड समय क्या होगा। पोल्स की संख्या, न्यूमेरिकल सवाल है अपने पास। पोल्स की संख्या 6 है, इसकी गति जो है 1000 आरपीएम है। आरपीएम का कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है, रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट, लेकिन ये रिवोल्यूशन अंग्रेजी में होता है, वो ध्यान रखना है। राउंड पर मिनट भी ऑप्शन में मिलेगा, जो कि गलत होता है ऑप्शन। यदि ऑप्शन में रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं है तो अपने को राउंड पर मिनट की ओर जाना है, नहीं तो रिवोल्यूशन पर मिनट ही करेक्ट आंसर अपन जाएंगे। पोल्स की संख्या 6 है, गति 1000 आरपीएम है, तो अपने को निकालना है सेकंड, समय निकालना है इसका टाइम पीरियड। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र होता है एफ बराबर PN/120। तो पोल्स की संख्या 6 है, गति 1000 है और 120 ये कॉन्स्टेंट नियत। 10 से 10 काट दिया, 6 का 2 गुना और 100 में 2 का भाग देने पर 50 हर्ट्ज अपने पास आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई। आवर्तकाल पूछा है, तो T बराबर 1/f होता है फ्रीक्वेंसी के विलोम अनुपाती। तो एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अपने पास 50 आई है, उसका भाग देने पर आता है अपने पास 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन देख रहे हैं अपन मिली सेकेंड में दिए हुए। सेकेंड में यदि होता तो अपना आंसर करेक्ट हो जाता 0.02 सेकेंड, लेकिन मिली सेकेंड में है, तो 0.02 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाना है और 1 और 2 जीरो यहाँ पर, तो मैं सीधा सा इसको लिख सकता हूँ 10⁻²। 10⁻³ और ये +2 है, ऊपर नीचे घाते कैंसिल कर देना है। यहाँ पर एक घात बची है, तो यहाँ पर 1 0 और लग जाएगा। तो कुल मिलाकर अपना आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड। यदि सीधा सेकेंड में पूछे तो 0.02 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। डीसी मोटर है तो स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या है। स्टार्टर को नीमी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रवर्तक कहते हैं। तो डीसी मोटर में, क्योंकि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ आर्मेचर में जो है बैक ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाता है, और यदि धारा अधिक जाएगी स्टार्टिंग के समय, क्योंकि डीसी मोटर का स्टार्टिंग आर्मेचर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है, तो यदि धारा की वैल्यू अधिक जाएगी तो मोटर आर्मेचर जल सकता है। तो उस समय बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता, तो सुरक्षा के लिए अपन सुरक्षा युक्ति लगाते हैं जो स्टार्टर कहते हैं जिसे अपन। तो ये क्या करेगा, प्रारंभिक धारा को सीमित करना, कम करना या सीमित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल कह रहा है, दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं। दिक् परिवर्तक मतलब कि कम्यूटेटर के खंड है जो है वो किसके बने होते हैं, कम्यूटेटर के बारे में पूछा गया है। तो कम्यूटेटर हमेशा उसके खंड जो है कर्षित कठोर तांबा के बने होते हैं। कर्षित कठोर तांबा, या फिर ऑप्शन में अपने को आ सकता है हार्ड ड्रोन कॉपर, अंग्रेजी में इसका हार्ड ड्रोन कॉपर। ऑप्शन में जो भी अपने पास आए, कर्षित कठोर तांबा या हार्ड ड्रोन कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आर्मेचर क्रोड को पटलित करने का क्या कारण है। मतलब कि आर्मेचर कोर जो होती हैं उसको पटलित क्यों किया जाता है। पटलित होता है लेमिनेशन करना। तो लेमिनेशन ऑप्शन अपन जाएंगे बी ऑप्शन की ओर। भंवर धारा मतलब कि एडी करंट धाराओं को कम करने के लिए। एडी धारा कैसे है, अनावश्यक प्रकार की धाराएं, तो इसको कम करने के लिए अपन
कोर को पटलित करते हैं। यदि यही सवाल आ जाता है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं और उसको पत्तियों के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं, तो अपन ऑप्शन ए की ओर जाते हैं कि हिस्टेरेसिस हानि को कम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कम वोल्टेजता व उच्च धारा के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। मतलब कि वोल्टेज कम चाहिए और धारा का मान उच्च चाहिए। यदि यही अपन सेल बैटरी या रजिस्टिव सर्किट में आते तो अपन जानते हैं कि उच्च धारा जो है वो हमेशा समांतर परिपथ में होती है, क्योंकि श्रेणी में धारा समान होती है और समांतर में वोल्टेज समान होता है। तो उच्च धारा के लिए अपने को समांतर प्रयोग करना पड़ता, समांतर परिपथ। लेकिन यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नहीं है इस प्रकार का, तो वाइंडिंग पूछा है तो समांतर वाइंडिंग का ही अन्य नाम है लैप वाइंडिंग, क्योंकि इस पर टर्मिनल जो है यदि डायग्राम के रूप में अपन देखना चाहें रजिस्टिव सर्किट से ही देखते हैं तो इस प्रकार का कुछ अपने को मिलता है। तो ये जो लेप हो रहा है यहाँ इसका टर्मिनल पर, इसका टर्मिनल जो है R1 R2 से लेपित हो रहा है, तो इसी प्रकार इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा लैप कुंडलन। यदि यही सवाल हो जाता उल्टा इसके जस्ट विपरीत उच्च वोल्टता व कम धारा के लिए, तो अपने को कर देते, अपना आंसर हो जाता ए ऑप्शन तरंग कुंडलन या वेव वाइंडिंग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि बैक ईएमएफ जो है, जो वोल्टेज दिया गया है उसका हमेशा विरोधी होता है, इसलिए इसको विरोधी या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। काउंटर ईएमएफ अन्य नाम है बैक ईएमएफ का। विरोधी क्योंकि ये मुख्य वोल्टेज का विरोध करता है, इसीलिए इसको विरोधी कहते हैं। बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। EB बराबर फाई ZNP बटावा 60A। फाई है यहाँ पर फ्लक्स, Z है चालकों की संख्या, N है गति, P है पोल्स की संख्या, A है समांतर पथों की संख्या। लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी है। तो EB अपन सीधा सा देख रहे हैं बैक ईएमएफ के, बैक ईएमएफ जो है फ्लक्स के समानुपाती आ रहा है, चालकों की संख्या का आ रहा है, गति का आ रहा है, पोल्स की संख्या का आ रहा है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर। क्षेत्र फ्लक्स के आकार, क्षेत्र फ्लक्स पर, क्योंकि कम्यूटेटर खुद एक युक्ति है, चालक के आकार पर, चालकों की संख्या पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर नहीं। तो फ्लक्स के, और सीधा सा जनरली ये भी याद रखना है कि EB जो है बैक ईएमएफ जो है फ्लक्स के समानुपाती, और फ्लक्स के समानुपाती होता है हमेशा EB। चालकों की संख्या के होता है, गति के भी होता है। कई बार फ्लक्स जो है ऑप्शन में नहीं दिया होता है और गति के मैक्सिमम पूछ लिया जाता है, क्योंकि फाई Z और P को कांस्टेंट कर लिया जाता है एक समय के लिए मोटर में, और उस समय गति ही अपना ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर है, मतलब कि ट्रैक्शन कार्यों में कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं। तो ट्रैक्शन मोटर में क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क अधिक की आवश्यकता पड़ती है, हमें शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता अधिक पड़ती है, और स्टार्टिंग टॉर्क DC सीरीज़ मोटर का अधिकतम होता है। इस DC सीरीज़ मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो इसकी वाइंडिंग उखड़ सकती हैं, बहुत तेज़ गति से चल सकती हैं, क्योंकि गति जो है बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती हैं। तो फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा गति उतनी ही कम, जबकि फ्लक्स कम जनरेट होने पर गति अधिक। तो फ्लक्स कम जनरेट होता है DC सीरीज मोटर में, क्योंकि मोटा तार और कम लपेट हमेशा इसकी वाइंडिंग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लिप रिंग आम तौर पर बने होते हैं, तो ये याद ही रखने वाला है। स्लिप रिंग जो है फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं, स्लिप रिंग जो है फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं, और स्लिप रिंग हमेशा ऐसी ही उत्पन्न करता है, मतलब कि ऐसी पर ही कार्य करता है। जबकि यहीं पे ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट रिंग, तो वो हमेशा DC के लिए प्रयोग करते हैं, वो 2 भागों में टूटे हुए होते हैं, ये टूटे हुए नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
जर्मेनियम अर्धचालक है तो विभव प्राचीर का मान कितना होगा? विभव प्राचीर उसे कहते हैं अपन पोटेंशियल बैरियर, मतलब कि जिस वोल्टेज के बाद उस अर्धचालक में से धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है उसे अपन कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर। तो जर्मेनियम के लिए पूछा गया, जर्मेनियम के लिए अपना ऑप्शन जाएगा बी। जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, जबकि ए ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है 0.7। यह हो जाता है यदि सिलिकॉन पूछ लेता तो अपना आंसर बी होगा अभी यहाँ पर जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए पूछ लिया जाता तो 0.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश डैश खालिस्तान को इन्वर्टर भी कहते हैं, मतलब कि इन्वर्टर किस गेट को कहते हैं? इन्वर्टर गेट जो है किस गेट को कहते हैं? तो अपना यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नॉर गेट। तो गेट सबसे पहला अपना आंसर नॉट गेट ही हो जाएगा। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। जो अपने को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नॉट, और एंड, ये तीनों के तीनों लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है। नॉट, और एंड तीनों के तीनों बेसिक लॉजिक गेट हैं। जबकि कई बार एग्ज़ाम में नॉट और नॉर के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। नॉट, नॉर और नेंड के बारे में, नॉट और नेंड के बारे में, तो ये दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, क्योंकि नॉट और से बनकर मिला है नॉर, नॉट और एंड से मिलकर बना है नेंड गेट। तो ये दोनों यूनिवर्सल, मतलब कि किसी से मिलकर बने हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट ये दोनों हो जाते हैं। जबकि ये बेसिक लॉजिक गेट है। यहाँ पर इन्वर्टर गेट के बारे में पूछा है तो अपना आंसर नॉट गेट राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।